आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। वो सब अवेयरनेस सरकार की बखूबी रही और सरकार ने घर घर उस अवेयरनेस को पहुंचाया। और राहुल गांधी को कभी पूरा देश कभी कोई सीरियस नहीं लेता। देश ने हमारे प्रधानमंत्री जी का साथ दिया और वो साथ की वजह से ही आज पूरे देश के लोगों ने कोरोना महामारी के दौरान अपने कंधों पे जिम्मेदारी ली, सामाजिक लोगों ने, और वो जिम्मेदारी बखूबी निभाई। और प्रधानमंत्री जी ने दो टूक में साफ बोल दिया है कि हमारा देश झुकेगा नहीं। अगर सामने से अगर सवाल जवाब आएंगे, कोई गोलीबारी होगी तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये देश अब आंख में आंख डाल के बात करेगा, ये देश अब चुप नहीं बैठेगा। नमस्कार, मेरा नाम है दीपांश और आप हमारे साथ एक बार फिर से देख रहे हैं BHBC न्यूज़। जी हाँ, देश और दुनिया कोरोना वायरस के संकट का सामना कर रही है। आंकड़े शून्य से शुरू हुए थे और ना जाने कहाँ तक पहुँचेंगे किसी को नहीं पता। लेकिन सरकार और प्रशासन तक जब ये बात पहुँची कि जनता त्रस्त है और ये कम्युनिटी स्प्रेड में धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, तो तमाम दुनिया की जो प्रशासन काम करते हैं बड़े लेवल पे, यानी कि आला अधिकारियों के द्वारा एक मीटिंग बिठाई गई और इस पर संज्ञान लिया गया कि किस तरीके से इसको रोका जाएगा। सबका निष्कर्ष आया, सबका रिजल्ट आया तो ये आया कि लॉकडाउन इसका एक बेहतर उपाय है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग सिखाई जाए, लोगों को साफ़ सफाई सिखाई जाए और साथ ही लोगों को ऐसी चीज़ें सिखाई जाएँ जिससे कम्युनिटी स्प्रेड में जल्दी ना बदले। लेकिन फिर भी ये कम्युनिटी स्प्रेड में बदला और आज भी भारत में जो स्थिति है, यानी कि अगर आज की बात करें, ताज़ा आंकड़ों की बात करें जून के, तो आंकड़े लाखों में पहुंच चुके हैं और मौतें भी लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। अगर दिल्ली देश की राजधानी की बात करें तो वहाँ पर 17,000 मामले रिकॉर्ड तोड़ एक दिन में दर्ज किए गए। ये ऐसा दूसरा दिन था जब 15,000 से ऊपर मामले आते हैं तो सरकार भी हरकत में आ जाती है। और साथ ही जब दिल्ली में केंद्र सरकार पूरे तरीके से बैठती है, पूरे तरीके से मीटिंग होती है केंद्र की, तो उसको भी ये चिंता का विषय बन जाता है कि किस तरीके से इसको और अच्छे तरीके से काबू करना है। लेकिन फिर भी समाज को जब समाज सेवियों की ज़रूरत थी इस कोरोना संकट के काल में, तो समाज सेवी बाहर निकल कर आए और असल में लोगों के साथ जुड़े और अभी भी जुड़े हुए हैं। किस तरीके का उनका अनुभव था, किस तरीके का आगे अनुभव होने वाला है और क्या क्या चीज़ें नई सीखी, क्योंकि ऐसा संकट ना किसी ने सोचा था और भगवान ना करे ऐसा संकट कभी दोबारा किसी के सामने खड़ा हो। सदी का सबसे बड़ा संकट है, सदी की सबसे बड़ी महामारी है। इसलिए इस वक्त हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद हैं, विनय चौधरी जी, जो खुद दिल्ली भाजपा युवा मोर्चा के प्रवक्ता भी हैं। विनय जी, स्वागत है आपका। विनय जी, बात अगर लॉकडाउन की कहानी से शुरू करी जाए, आप प्रवक्ता भी हैं दिल्ली भाजपा युवा मोर्चा के और साथ ही एक सोशल इंजीनियर भी हैं, यानी कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं कि आपको जनता के साथ जुड़ने का काम करना ही है। जनता कर्फ्यू से अगर स्टार्ट करें, बात 22 मार्च की थी। किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा संकट पैदा हो जाएगा और इतनी बड़ी स्थिति खड़ी हो जाएगी लोगों के सामने। क्या चीज़ें थी जो आप लोगों का मनोबल बढ़ा रही थी पहले दिन से? देखो, सबसे पहले तो हम बोले हैं कि जो कोरोना महामारी जो पूरे देश के अंदर आई, जीवन पूरे विश्व के अंदर आई, जिसने पूरे विश्व को झकझोर दिया जी, और इस कदर सबकी हालत ख़राब हो गई कि लोग डर रहे थे, उनका ये डर हो गया था, हम लोग घर से बाहर नहीं जा पा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे देश का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जो नेतृत्व कर रहे थे, वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके आह्वान पे आपने देखा होगा पूरे देश में जिस तरीके से कंट्रोल किया गया, वो अपने आप में एक अद्भुत, मैं कहूँगा उसको कि अद्भुत कंट्रोल था। और उन्होंने जब आह्वान किया कि पूरे देश के अंदर जनता कर्फ्यू होने जा रहा है और आपको घर में लॉक रहना पड़ेगा, लॉकडाउन रहना पड़ेगा, तो सब लोगों ने उनकी बात मानी और केवल वो एक बहुत बड़ी बात रही कि उन्होंने समय पे आके उस लॉकडाउन को लगाया और आज शायद हम इस महामारी में इतना ज़्यादा हमें नुकसान नहीं हुआ जो कि बाहर की कंट्रियों को हुआ है। बिल्कुल विनय जी, लेकिन फिर भी आज की तारीख में कम्युनिटी स्प्रेड, यानी कि जो समाज में व्यक्ति दर व्यक्ति ये बीमारी अब महामारी फैल रही है, फिर भी सरकार और प्रशासन मिलकर एक अच्छा काम कर रहे हैं कि आंकड़े इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने महाशक्तिशाली देशों की अगर बात करें, जैसे कि अमेरिका, जैसे कि इंग्लैंड की अगर बात करें तो वहाँ किस तरीके से यूके में फैला था, जर्मनी में हालत देखने को मिली, हालात बद से बदतर होते चले गए, इटली में। आप दिल्ली भाजपा में ही प्रवक्ता हैं और बतौर आप हर चीज़ से अपडेटेड रहते हैं। क्या ऐसा नेतृत्व उस समय हो रहा था, क्या ऐसी बातें चल रही थी कि जो इस समय हमारी स्थिति को अभी भी ठीक बनाए हुए है? हालात अच्छे तो नहीं है लेकिन फिर भी ऐसे हैं कि जो समझे जा सकते हैं, इतनी भागा दौड़ी नहीं है। देखो, कहीं भी किसी भी काम में या किसी महामारी में लीडरशिप की एक अलग क्वालिटी होती है। जहाँ लीडरशिप हमारी अच्छी होती है वहाँ ऑटोमेटिक हमारा देश भी अच्छा चलेगा, हमारा राज्य भी, लीडरशिप अच्छी होगी तो राज्य भी अच्छा चलेगा। तो वो लीडरशिप की क्वालिटी थी कि भारत देश को
हिंदुस्तान के अंदर जो कोरोना महामारी का जो प्रकोप रहा उसको कंट्रोल हम लोग कर पाए। जी आप देख रहे होंगे केवल मेट्रो सिटी जो दिल्ली और जी, मुंबई, जी। जो कि जिस तरीके से यहाँ आप हर तरह के लोग रहते हैं, बिल्कुल, हर बहुत बड़े कम्युनिटी शहर के हैं, लोग रहते हैं, बिल्कुल। तो वहाँ पे आना स्वाभाविक था कि परेशानी तो आनी थी। जी। और आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छे ढंग से किया कि वहाँ पे जो इतना बड़ा हमारा प्रदेश होने के बावजूद भी जी। वो महामारी इतनी ना फैली जितनी कि हमारे महाराष्ट्र, दिल्ली और मुंबई के अंदर फैली। बिल्कुल। विनय जी, कंधों पे जिम्मेदारी भी आई आप लोगों की, क्योंकि आप समाज सेवा से बहुत लंबे समय से जुड़े हैं। जब कंधों पे जिम्मेदारी आई तो क्या एहसास हुआ, क्योंकि सबसे बड़ा संकट इसको माना जा सकता है, ना आपने पहले कभी देखा होगा और ना हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा संकट दोबारा देखने को मिले। कभी ऐसा कभी ना मिले, और हम तो ये कहेंगे जीवन में हमने कभी सुना नहीं था कि इस तरह की महामारी कभी आएगी। जी। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा मैं बताना चाहता हूँ जी। कि जो हमारी शुरुआत कैसे हुई कि समाज में जाने की और किस तरीके का दर्द हमें महसूस जी। हुआ। मेरा एक्चुअली क्या रहता है कि हम जैसे डेली ऑफिस जाते हैं, अपने कार्यालय जाते हैं, कार्यालय जाते में हमें ऑफिस जो हमें रास्ते में हमारे कई झोंपड़ी झुग्गी हैं, बिल्कुल। तो हमें घर बैठे हुए उनकी चिंता हुई कि यार हम 2 दिन से 22 तारीख को लॉकडाउन हुआ और 24 तारीख को 23 और 24 को हम घर पे थे, घर फैमिली, और हम लोगों ने खुद बोल दिया था कि नहीं निकलना नहीं नहीं है। निकलना, लॉकडाउन का हाँ, पालन। प्रधानमंत्री जी के जो आह्वान आदेश पर। है उनका पालन करना है। बिल्कुल। तो जब लेकिन हमें चिंता हुई 24 तारीख को कि यार हमारे आसपास के झोंपड़ी झुग्गी वाले लोग हैं जो कि डेली कमाते हैं, सुबह जाते हैं कमा के लाते हैं, रात को वही खाना खाते हैं, जी। उनका ये सिस्टम रहता है। हम कि वो लोग कैसे करेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे। जी। पर हमने सोचा कि क्यों ना जाया जाए, वहाँ पहुँचे तो एक्चुअल में हमने जब बात की उनसे तो पता चला कि वो लोग 3 दिन से भूखे थे, यानी कि 22 तारीख की रात से उन्होंने खाना नहीं खाया था। यानी कि वो 22, 23 और दिहाड़ी 24। मजदूर थे कि सुबह जी। कमाते थे तो शाम को खाते राइट। थे, और वो स्थिति उनके सामने पैदा वो हुई थी। और आप लोगों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया और कंधे से कंधा मिलाकर अब प्रशासन और बिल्कुल, सरकार के साथ बिल्कुल, आप बिल्कुल। लोगों ने काम किया। जी। विनय जी, ऐसा कौन सा सूत्रधार था जिसने देश को एक धागे में पिरो के पूरा लॉकडाउन का पालन करना सिखा दिया और 3 महीने हुआ भी वही? कौन से ऐसे सूत्र थे? क्या सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, बिल्कुल आप मानते हैं कि ये 3 जो शब्द हैं बिल्कुल फिट बैठते हैं इस चीज़ में, इस संकट के काल में? 100% फिट बैठते हैं। आप सबसे बड़े एग्जाम्पल आप हम अमेरिका की बात ले लो। जी। अमेरिका के अंदर जिस तरीके से कंट्रोल अमेरिका नहीं कर पाया क्योंकि उनकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी नहीं नहीं थी। जो हमारे पास जो लीडरशिप थी क्वालिटी, उसी की वजह से आज हम देख रहे हैं कि पूरे जी। इंडिया के अंदर हम लोग कंट्रोल कर पाए। जी। टाइम पे सबसे बड़ी बात कि टाइम पे लॉकडाउन लगाना, जी। लॉकडाउन लगाने के बाद लॉकडाउन को फॉलो कराना, जी। सबसे बड़ी बात अवेयरनेस की। अगर जी। हम पूरे देश के अंदर सबके पास अवेयर होना चाहिए कि कहाँ कोरोना से क्या दिक्कत आती है, जी। कहाँ किस वजह से होता है, क्या सावधानियां इसके लिए जी। जरूरी हैं, क्या क्या उपाय जरूरी हैं, वो जी। सब अवेयरनेस सरकार की बखूबी रही और सरकार ने घर घर उस अवेयरनेस को पहुंचाया। सोशल मीडिया के माध्यम जी। से पहुंचाया, टीवी के माध्यम से पहुंचाया, प्रेस मीडिया के माध्यम से पहुंचाया। बिल्कुल। विनय जी, विपक्ष ने सवाल खड़े करे थे शुरुआत में कि लॉकडाउन में देरी हुई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके बताया था कि देश जो है बुरे दौर से गुजरने वाला है और ये चीज़ पहले कर देनी चाहिए थी लॉकडाउन। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें अगर कनेक्ट करके देखी जाएं तो कहीं ना कहीं सरकार के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए था बिल्कुल, सभी देखो को? विपक्ष का काम होता है कटाक्ष करना, जी। और राहुल गांधी को कभी पूरा देश कभी कोई सीरियस नहीं लेता। जी। वो सब जानते हैं उनका जी। कि वो कोई भी बात करते हैं वो तथ्यहीन बात करते हैं। वो कहाँ से कहाँ निकाल लेंगे। आपने देखा होगा उनके बयान, आप पुराने बयान देख लो कि बच्चों के लिए वो कॉमेडी शो के अलावा वो कुछ नहीं रह गए। तो राहुल गांधी जी का बयान कोई मायने नहीं रखता जी। कि क्या बयान दिया, उनका विपक्ष का काम है बयान देने का। लेकिन सबसे बड़ी बात देश ने हमारे प्रधानमंत्री जी का साथ दिया और वो साथ की वजह से ही आज पूरे देश के लोगों ने कोरोना महामारी के दौरान अपने कंधों पे जिम्मेदारी ली, सामाजिक लोगों ने, और वो जिम्मेदारी बखूबी निभाई। और आपने देखा होगा सरकार से ज़्यादा सामाजिक लोग भी काम आए। सरकार अपनी जगह काम कर रही है, बिल्कुल। लेकिन जो घरों में बैठे हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो बाहर निकले, उन्होंने लोगों को राशन बांटा, खाना खिलाया, जी। जो सुविधाएं थी वो दी। जो तो वो अपने सक्षम आप में लोग बड़ी हैं बात वो थी। घर से बाहर निकले, जी। आप मान रहे हैं और ये पूरी दुनिया मान रही है। जी। अमेरिका की बात अगर करें तो अमेरिका को सुपर पावर देश कहा जाता है, यानी कि महाशक्ति देश, लेकिन फिर भी एक तरीके से फेल कर गया। उसका पूरा एक फ्लॉप शो रह गया इस दौरान संकट की घड़ी में। अगर भारत और अमेरिका की बात करें तो किस तरीके से आमना सामना कर सकते हैं हम कि हम किस लेवल पे हैं उनसे आगे, और फिर भी उसको महाशक्ति कहा जाता है, ऐसा क्यों? देखो महाशक्ति का क्या है कि जो स्टार्टिंग से टैगलाइन यूएस ने उस दे रखी है। इवन WHO आज देखो, WHO का प्रतिनिधित्व हमारा देश भारत कर रहा है आज के डेट में। तो आज महाशक्ति की हम बात करें, आज हम अपनी बात करें तो आज हमारा देश मजबूत हो रहा है। टाइम के अकॉर्डिंग जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व देश का संभाला है, देश
पर डे मजबूत हो रहा है। आप बाहर जाके देखिए, विदेशों में जाके देखिए, वहाँ के लोग जो हमारे एनआरआई लोग हैं वो खुद कह रहे हैं कि हमारी बाहर जाके इज्जत बढ़ रही है, हमारा स्वाभिमान बढ़ रहा है। तो देश के जो प्रधानमंत्री हैं, केवल सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से, पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से एनआरआई लोगों का, हमारे देश के लोगों का स्वाभिमान विदेशों में भी बढ़ा है। बिल्कुल। आपको काफ़ी लंबे समय हुआ समाज की सेवा करते हुए, राजनीति से अगर हट के बात करें, लेकिन इस दौरान जो ये बहुत लंबा समय था, 80-90 दिन बीत चुके हैं और लेकिन संकट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्या अनुभव रहा? बहुत अलग अनुभव होगा इसका। ऑब्वियसली देखो, अनुभव रहता ही है हमें। जब हम निकलने को होते हैं तब पता चलता है कि कितनी परेशानी लोगों के साथ हैं, जिनके पास, जो मैंने आपको बताया कि जो लोग सुबह निकलते हैं और रात को घर आ रहे हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं थी। सरकार मदद कर रही थी, लेकिन कई जगह ऐसी होती हैं कि सरकार भी वहाँ नहीं पहुँच पा रही थी। वो लोग वहाँ सामाजिक कार्यकर्ता ही पहुँच पा रहा था, क्योंकि हर जगह नहीं पता रहता। कई ऐसी झोंपड़ी झुग्गी होती हैं कि अंदर जाके होती हैं, वो काउंटेबल नहीं होती, कहीं जगह रह रही होती हैं, उनका कोई एड्रेस नहीं होता, कुछ नहीं होता उनका। तो वहाँ पे केवल सामाजिक कार्यकर्ता ही पहुँच पाता है। दूसरा, हमने देखा कि हम जब हम बाहर निकले तो प्रवासी मजदूरों का बहुत बड़ा काफिला, आपने देखा होगा, कितने बड़े काफिले प्रवासी मजदूरों के निकले थे कि वो लोग समझ नहीं पाए कि उनको बस अपने घर जाने की चिंता थी, लेकिन वो भी स्वाभाविक था कि उनको जरूरी था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बात कही, कहीं ना कहीं उन्होंने फॉलो की, लेकिन कुछ लोगों के भ्रम में आके प्रवासी मजदूर जब निकल गए तो उनका दर्द की चिंता लोगों को हुई। मैं खुद देखा, मैं खुद साक्षी था, मैं खुद गया वहाँ जाके, रास्ते में देखा लोगों के पास पैरों में जूते तक नहीं थे। एक दिन का वाकया था, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, शायद आपने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरा देखा होगा, फेसबुक पे। मैं खुद था और हमारे एक प्रवासी मजदूर के पास जूते नहीं थे, पैदल चल रहे थे जी। मुझे देखा नहीं गया, मैंने अपने जो जूते थे मैंने उतार के उनको दे दिए थे, वो उनको पहन के जब गए थे, बड़ा सुकून मिला था मुझे कि मैंने कुछ आज भी दिन कुछ अच्छा पाया। मतलब आप मानते हैं कि ये जो समाज सेवा इस दौरान हुई है वो अब तक जीवन पूरे काल में आपकी सबसे अलग समाज सेवा कभी नहीं हुई। कभी हमने सभी सोचा नहीं था कि कभी इस तरह का हमें समय इतना देखना पड़ेगा, इतना खराब समय देखना पड़ेगा। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस समय का साक्षी बना और मैंने लोगों की मदद में कर पाया, इतना ऊपर वाले का आशीर्वाद मेरे ऊपर। विनय जी, मन में कोई डर, क्योंकि समाज सेवा के लिए जब उतरना तो ज़मीन पे ही पड़ता है, स्वाभाविक सी बात है, और लोगों से कनेक्ट होना सबसे बड़ी जिम्मेदारी और कंधों पर सबसे बड़ा बोझ रहता है। लेकिन इस बोझ को आप क्या मानते हैं? बोझ है या प्यार है, आशीर्वाद है? मैं कभी इसको बोझ मान के तो हम फिर चल ही नहीं पाते और 80-90 दिन तक हम कवर नहीं कर पाते। लेकिन हम, अरे दिल में इतनी बात नहीं थी जितना हमारे घर वालों के, फैमिली मेम्बर के थे। हमारी मदर के, पिताजी के, वो हमेशा ये कहते थे कि बेटा आप बाहर जा रहे हो, ऐसा ना हो आपको कोरोना हो जाए, हम पूरे दिन देख रहे हैं इतने लोगों का। मुझे खुद डर रहता था। मैं 3 बार फीवर में रहा हूँ 80 दिन के अंदर, 3 बार मुझे फीवर आया और तीनों बार यही लगा कि मुझे कहीं कोरोना ना हो गया हो। तो मैं वहाँ जाके जब हॉस्पिटल में 3 बार चेक कराया कि जाके फिर जब नेगेटिव आता था तब लगता था कि नहीं नेगेटिव है, ठीक है, तब हम ठीक हैं। तो वो डर हमारा बाकायदा बना हुआ था, पूरी फैमिली को डर हो गया था जी। 3 बार आप समझ सकते हो फीवर आना कंटिन्यू 10-12 दिन के बीच में, और पूरी फैमिली यही सोच रही कोरोना हो गया, कोरोना हो गया। तो डर रहता ही है। विनय जी, डर की बात करिए आपने परिवार के, लेकिन एक देश पूरा एक परिवार है हम लोगों का, सरकार का परिवार है, विपक्ष का भी परिवार है, यानी कि सब एक परिवार की तरह इस देश में अगर कोई भी आँच आती है तो सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए, और होते भी हैं, क्योंकि भारत अद्भुत संस्कृतियों से बंधा हुआ देश है। लेकिन अब अर्थव्यवस्था की अगर बात करी जाए, क्योंकि आप एक बिज़नेस को भी लीड करते हैं, आप अलग अलग लोगों को भी देखते हैं, उसमें कर्मचारी भी आपके साथ जुड़े हुए हैं तमाम अलग अलग सेक्टर्स से, हाई क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास। बहुत बड़े उनके सामने संकट है और डर है उन लोगों को कि आने वाला समय कैसे होगा। तो क्या समझाना चाहेंगे दर्शकों को कैमरे के माध्यम से? बिल्कुल, देखो स्वाभाविक है, डर है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, और डर को काफ़ी हद तक समाप्त किया हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने। जो हमारे देश के अंदर इतना बड़ा पैकेज 20 लाख करोड़ का पैकेज उन्होंने दिया। आपने देखा होगा जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, एमएसएमई कंपनी होती है, उनको बाकायदा उनको लोन के लिए बात हुई, उनको पैसा जो फंड सरकार से रिलीज हुआ वो फंड वहां तक पहुंचने की बात हुई। इसके अलावा जो लोगों के जनधन खाते, जो एक समय पे आगे विपक्ष कटाक्ष करता था कि जनधन खाते का क्या महत्व है, आज हमने वो देखा कि जनधन खाते की वजह से जो परेशान लोग थे, जो गाँव में रह रहे थे, जो दूर रहे थे, उनके पास डायरेक्ट धनराशि पहुंची, उनके डायरेक्ट अकाउंटों में पैसा पहुंचा। तो ये अपने आप में बड़ी बात होती है। महिलाओं के अकाउंटों में अलग पहुंचा, जो किसान थे किसानों के अकाउंट में अलग पहुंचा, जो लोग थे उनके पास अलग धनराशि पहुंची। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि सरकार की तरफ से पूरी मदद रही है। राशन में सरकार की मदद रही, सरकार की अर्थव्यवस्था के अंदर डायरेक्ट पैसे पहुंचाने में मदद रही, कंपनियों को, छोटी छोटी कंपनियों को जो फंडिंग देना 20 लाख करोड़ का जो पैकेज होता है, अपने आप में एक बड़ा पैकेज है। आज तक आपने देखा होगा 70 सालों के अंदर इस तरह का पैकेज कभी आपको सुनने में नहीं मिला होगा। तो वो कहीं ना कहीं जो लघु उद्योग है उनको फायदा कहीं ना कहीं हुआ
हुआ है। चिंता का डर उन परिवारों में भी आपने उनकी आंखों में देखा होगा, उनके मन में पड़ा होगा, दिमाग में भी पड़ा होगा कि जब आप ज़मीन पर अभी भी मौजूद हैं, आज की तारीख में भी आप ज़मीन पर मौजूद हैं, क्या ज़रूरत पड़ी उन लोगों को जो दिल्ली से निकल पड़े इस शहर की चकाचौंध को छोड़कर अपने गाँव और खेत खलिहानों की तरफ, क्या चिंताएं थी उनकी मन में? उसमें मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊँ, उसमें एक कारण था जी जो दिल्ली के नेतृत्व जो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी कर रहे हैं, उनका उन्होंने भ्रम में डाल दिया था सब लोगों को, और जो उनको बाकायदा बस लगा दी गई थी कि आपको बॉर्डर पे जाइए। आप जिस तरीके से आपने देखा होगा गाजियाबाद के अंदर किस तरीके के लोग वहाँ पे जमघट लग गया था लोगों का, हम टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से हम देख रहे थे। वो जमघट सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल की देन थी। उसकी वजह से वहाँ इतना जमघट लग गया कि लोगों को हायतौबा हो गई, उनको लग रहा था बस खड़ी हुई है वहाँ, इजीली चले जाएंगे, लेकिन इस तरह की कुछ भी कोई सुविधा नहीं थी सरकार की तरफ से। वो भ्रम फैला गया, उसी की वजह से जितने प्रवासी मजदूर हैं उनको जाना पड़ा। लेकिन विनय जी, दिल्ली की सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी की सरकार है और उसका नेतृत्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हमने पूरे अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर रखा है, घर घर राशन पहुंचाने की बात हो या फिर हर डिस्ट्रिक्ट में, हर छोटे गाँव में। आपने देखा होगा टॉप पे दिल्ली चल रहा है कोरोना पेशेंट में, कितना मैनेज करेंगे केजरीवाल? बिल्कुल, ये मैनेज किया है। बिल्कुल शर्म आती है ऐसे मुख्यमंत्री के ऊपर कि ये मैनेज कर रहे हैं। पूरा दिल्ली के अंदर सबसे कम जनसंख्या है दिल्ली की, हम दिल्ली की बात करें तो, और स्टेट से बात करें, उत्तर प्रदेश से बात करें, मुंबई से बात करें, छोटा क्षेत्रफल आता है, कम जनसंख्या, उसके बावजूद भी केस आपके सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं जी। आप इस तरह का कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए? और लास्ट में आके आपने देखा होगा, आप खुद मीडिया से हैं, आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल जी एक दिन बाहर नहीं निकले, एक दिन लोगों में नहीं निकले, एक दिन हॉस्पिटल नहीं गए, लोगों के बीच में एक दिन नहीं गए। भाजपा कार्यकर्ता एक एक जगह गए हैं। आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ प्रेस मीडिया के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते थे, सिर्फ और सिर्फ मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, और इसके अलावा वो कहीं नहीं दिखे। और लास्ट में आके जब उनसे पूरी व्यवस्था नहीं संभली है दिल्ली, तो उन्होंने केंद्र सरकार के अधीन किया है, केंद्र सरकार को बोला है कि आप हमारी दिल्ली को बचा लो। और वहाँ जाके जब हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी पहुंचे, अमित शाह जी ने पूरा कंट्रोल किया है। आपने देखा होगा कितने वेंटिलेटर दिए, कितना मास्क वितरित करने का काम किया, कितना उन्होंने पूरे हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने वेंटिलेटरों की सुविधाएं की। धीरे धीरे उन्होंने पूरा कंट्रोल किया। और अमित शाह जी खुद आपने देखा होगा आरएमएल हॉस्पिटल खुद गए, वहां जाके देखे। तो ये मुख्यमंत्री का काम होता है। जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में अपने लोगों के पास नहीं जाएगा तो उस जनप्रतिनिधि का फायदा क्या है? लेकिन वो कहते हैं कि उनके 70 विधायक जो, अगर उनको एक को हटा दिया जाए तो बाकी जो विधायक हैं वो ज़मीन पर मौजूद थे और ज़मीन पर मौजूद हैं। और दिल्ली में अगर केसेस की बात करी जाए, जैसा आपने बताया कि दिल्ली का हाल जो आज केसेस की संख्या है, वो कहते हैं कि हमने रैपिड टेस्टिंग कराई है तो केस आना स्वाभाविक है कि हम टेस्ट करा रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ टेस्टों की संख्या कम है। आप ये समझो ना, वो जो केजरीवाल जी कहते हैं उन बातों को आप भूल जाओ, क्योंकि रीजन है उसमें। केजरीवाल जी स्टार्टिंग से कहते आ रहे थे कि हम 10 लाख लोगों को पर डे खाना दे रहे हैं जी। आपने सिंगल कहीं पिक्चर देखी या वीडियो देखा कि 10 लाख लोगों को ये पर डे कहीं खाना देते हुए देखे आपने? केवल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि भैया हम 10 लाख लोगों को खाना दे रहे हैं, लेकिन वो कहीं फुटेज नहीं थी, किसी मीडिया चैनल पे नहीं थी, ना खुद के उन्होंने कहीं डाला। सिर्फ और सिर्फ लोगों ने के अलावा कुछ नहीं किया। केजरीवाल जी व्यवस्था संभाल नहीं पाए, सबसे बड़ी सच्चाई है ये। लास्ट में आगे केजरीवाल जी को खुद गृह मंत्री के सुपुर्द दिल्ली को करना पड़ा, और आज दिल्ली की व्यवस्था हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ने और हमारे अमित शाह जी ने दोनों व्यवस्था संभाली, तब जाके दिल्ली को संभाला गया है। दिल्ली देश की राजधानी है जी। तमाम अखबारों में, तमाम मीडिया चैनल्स में, तमाम सोशल मीडिया में दिल्ली की हालात पूरे देश विदेश में चर्चा में भी हैं। सरकार का फेलियर हुआ, केंद्र सरकार बीच में आती है। क्या आप मानते हैं कि अब किस तरीके से जो कोऑर्डिनेशन चल रहा है, क्योंकि आप प्रवक्ता होने के नाते आपको बेहतर पता होगा कि क्या कोऑर्डिनेशन कमेटी अब बनी है? माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपने हाथों में कमान ली है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी साथ में अब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो अब क्या स्थिति है और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? सबसे बड़ी बात, जिस दिन से अमित शाह जी आए थे उन्होंने तीनों अध्यक्ष, दिल्ली के कांग्रेस के अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी के मेन मुखिया और भाजपा दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष, तीनों को बुला के एक सामुदायिक मीटिंग की थी और उन्होंने सुझाव मांगे थे कि आपके अगर कोई सुझाव है तो आप हमें बताइए। जो सरकार काम करेगी वो सरकार काम करेगी, लेकिन कुछ सुझाव आप भी दीजिए। इसके अलावा कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे माननीय अनिल चौधरी जी, उनका स्वभाव बाकायदा लिया गया था, जो कि उन्होंने कहा था कि कोरोना जो टेस्ट रिपोर्ट है उन पर रेट कम किया जाए। केजरीवाल जी ने अपना उन्होंने सलाह दी। इसके अलावा हमारे दिल्ली प्रदेश के जो यशस्वी अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी बने, उन्होंने सलाह दी अपनी, तो सारी सलाह मानी गई। बाकायदा अमित शाह जी ने सबको साथ लेके चले हैं, यानी कि जो हमारा नारा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की बात है, वो नारे को सफल किया है, अमल किया है, सफल किया है उस नारे को। और अब आप लोग उस पे आगे बढ़ रहे हैं जी।
मैं फिर से उस बात पे आना चाहूँगा कि देश की अर्थव्यवस्था इस वक्त डीरेल हो चुकी है, पटरी से उतर चुकी है। पटरी पे लाने के लिए क्या प्रयास सरकार के हैं? देश की राजधानी दिल्ली से जो आवाज़ निकलती है वो भारत के हर कोने में पहुंचती है, भारत के हर गांव कस्बे में पहुंचती है, क्या वो आवाज़ होने वाली है? देखो, बिल्कुल वो जो एक समय हमारा कठिन समय आया, वो केवल देश के हिंदुस्तान के लिए, पूरे विश्व के लिए कठिन समय आया। उस कठिन समय के दौरान भी हमारे देश की जो सरकार है, आज की हमारी जो सत्ता की सरकार है, भाजपा सरकार है, उन्होंने बाकायदा कंपनीज को राहत देने का काम किया है, लोगों को राहत देने का काम किया। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया MSME कि जो MSME कंपनी को, लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का काम किया, लघु उद्योगों को जो लोन देने का काम किया, लघु उद्योगों को मदद करने का काम किया, किसानों को मदद करने का काम किया, राहत राशि दी गई उनको, महिलाओं को राहत राशि दी गई, तो अपने आप में बड़ी बात होती है। बिल्कुल। परेशानियों के समय में इस तरह की अगर मदद कोई हो रही है तो ये अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल। विनय जी, एक बात और, जो अब संकट पे संकट, यानी कि संकट की घड़ी तो है ही, लेकिन संकट के ऊपर संकट आ रहा है। प्राकृतिक संकट देख लीजिए, तूफान आ जाते हैं, भूकंप आ रहे हैं, भूकंप के झटके जो कभी इतने महसूस नहीं किए गए, अचानक एक महीने में 6 से 7 बार भूकंप के झटके, तूफान बड़े बड़े हिट कर रहे हैं बड़े बड़े शहरों को, बंगाल को, मुंबई को। उसके साथ मानसून आने वाला है, बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अब आज अगर अभी हाल फिलहाल की ताज़ी बात करें तो बिहार और उत्तर प्रदेश में जो आज घटना हुई है, काफ़ी दुखदाई घटना हुई है। मतलब संकट के ऊपर संकट, और सबसे बड़ा संकट जो तनाव चल रहा है चीन और इंडिया के बीच में बॉर्डर पर, यानी कि सैनिक लड़ रहे हैं, सैनिक शहीद हो रहे हैं। एक बहुत बड़े दुख की बात है कि सरकार कहाँ इसमें फेलियर कर रही है, या सरकार के बीच क्या बात चल रही है ऊपर के अधिकारियों से चीन में। आप चीन का देखो, सबसे बड़ा चीन का ही एक दोमुहा मैं रूप कहूँगा, दोमुहा चेहरा कहूँगा उनका, जब चीन की वजह से पूरे विश्व के अंदर ये महामारी हमारी आई है। सब पूरा विश्व जानता है इस बात को, सिर्फ और सिर्फ चीन की वजह से आई है। उसके बावजूद भी आप आज देख रहे होंगे कि बॉर्डर पे उन्होंने गलवान घाटी के अंदर जिस तरीके से उन्होंने अपने LOC के ऊपर जो फायरिंग की, हमारे जो 20 हमारे जवान शहीद हो गए, जिसमें 2 लेफ्टिनेंट कर्नल थे और हमारे 18 जवान थे, वो सारे शहीद हो गए। तो वो सोचो ना, अपने आप में जब वो इतनी बड़ी हरकत कर सकते हैं, इतनी बड़ी हिमाकत कर सकते हैं, लेकिन हमारी सेना ने बाकायदा उनका जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया, उनको वहाँ से खदेड़ा, उनको आने नहीं दिया। इसके अलावा वो अपना उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके यहाँ कितने लोग मरे वहाँ पर, मतलब नहीं बताया उन्होंने। तगड़े तरीके से एक जवाब दिया गया है भारतीय सेना के बल के द्वारा। सबसे बड़ी बात ये समझो ना, उनके जवानों का उन्होंने ये तक नहीं बताया कितने लोग हमारे मरे हैं, नहीं मरे हैं। क्यों? उसमें झूठ था, क्योंकि वो उन लोगों ने ये एक्सेप्ट नहीं किया। WHO ने साफ तरीके से पूछा था आपसे कि आपके यहाँ कोरोना के अंदर कितने लोगों की मृत्यु हुई है, तो उन्होंने मना कर दिया, गलत आंकड़ा दिया। तो चाइना एक बिल्कुल घटिया कंट्री कहेंगे हम उसको, कि उन्होंने आज तक कभी भी कॉन्स्पिरेंसी, एक साजिश के तहत चाइना इस वक्त पूरे ग्लोबल लेवल पे काम कर रहा है, और इसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना दे भी रही है। बिल्कुल देगी, और भारतीय सेना इसलिए देगी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री उन्होंने साफ बोल दिया है कि देश अब झुकेगा नहीं, आंख में आंख डाल के बात करेगा और आंख में आंख डाल के सवाल जवाब करेगा। विनय जी, गलवान घाटी पे तो चिंता बढ़ी हुई थी और हरकतें हुई चीनी सेना की तरफ से, लेकिन पेंगम में भी आज देखा गया कि कैंप लगाया गया, वहाँ पे भी कुछ हरकतें, सैटेलाइट तस्वीरें आ रही हैं, 4 कैंप, 1 कैंप अलग अलग तरीके से। यानी कि चीन क्या किसी साजिश के तहत कॉन्स्पिरेंसी इतनी बड़ी चल रही है कि सरकार का ध्यान, प्रशासन का ध्यान, क्योंकि संकट का समय भी है, अर्थव्यवस्था भी थोड़ी डीरेल हो रखी है, तो इस सबके पीछे क्या है, जो अभी तक जो कोरोना महामारी के दौरान जो चीन की वजह से जो हुई, इस सबको छुपाने के लिए इसका ये काम है कि जानबूझ के इस तरह के कृत्य कर रहा है, इस तरह के हमले कर रहा है चीन, कि जानबूझ के दिखाने के लिए कि पूरे विश्व में इस तरह का माहौल हो जाए, इंडिया चाइना का वॉर जो वो दिखाना चाह रहा है। लेकिन वो कभी ये नहीं बताना चाह रहा कि उनके यहाँ, उनकी कंट्री की वजह से पूरे विश्व में जो हालत हुई है, वो कभी नहीं बताना चाहता। ये सिर्फ और सिर्फ केवल चीन की चाल है और कुछ भी नहीं। बिल्कुल। विनय जी, दर्शकों को बता सकते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, एक कोई संदेश दें कि जो चीन हरकत कर रहा है उस पर केंद्र की सरकार क्या जवाब देगी और किस तरीके से उनका रोड मैप है, दर्शकों को अगर आप बताना चाहें। मैं सभी लोगों को यही कहूँगा कि आप बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमें समझना चाहिए कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो नेतृत्व देश का कर रहे हैं, वो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उनके नेतृत्व में पूरा देश अच्छे से चल रहा है, और प्रधानमंत्री जी ने 2 टूक में साफ बोल दिया है कि हमारा देश झुकेगा नहीं। अगर सामने से अगर सवाल जवाब आएंगे, कोई गोलीबारी होगी, तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये देश अब आंख में आंख डाल के बात करेगा, ये देश अब चुप नहीं बैठेगा। जी बिल्कुल।
तो धन्यवाद विनय चौधरी जी। और ये थे हमारे साथ विनय चौधरी जी, जो दिल्ली भाजपा युवा मोर्चा के प्रवक्ता भी हैं, और काफ़ी अच्छे शब्दों से इन्होंने समझाया, आप लोगों तक जो बात पहुंचाई उसमें कहीं ना कहीं एक हौसला देने वाली बात भी है, एक उमंग देने वाली बात भी है, साथ ही एक ऐसा संदेश चीन की सरकार को, यानी कि चीन जिस तरीके से कॉन्स्पिरेंसी कर रहा है, एक साजिश रच रहा है, साजिश के तहत जो वो हरकतें कर रहा है उसका किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा भारत के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा। क्योंकि भारतीय सेना की अगर बात करें तो भारतीय सेना में थल सेना, वायु सेना और जल सेना, नौसेना पूरे तरीके से सक्षम है चीन का मुकाबला करने के लिए। इसलिए लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को संयम बरतने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ दीपांश, BHBC न्यूज़। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।